ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ यूपीएसआई के ऊपर में, शायद जिसके बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े और इसके अंदर में अपने आप में सारी संपूर्ण जानकारी हो। अगर हम बात करें इस वीडियो को लेकर के, तो सबसे पहले इस बार कितने पद हैं, ठीक है, उसके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेरे भाई सैलरी क्या है, सैलरी के अलावा एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि क्या 12 महीने की सैलरी मिलती है या 13 महीने का सैलरी मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कितनी आपकी हाइट चाहिए, कितने मीटर का दौड़ चाहिए, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कट ऑफ हमारा कितना गया है, प्रमोशन हमारे कैसे होते हैं, ऐसे लेकर के तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैंने कहा कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी किसी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, ये बात ध्यान रखिए, ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये एक संपूर्ण जानकारी की वीडियो है। इस वीडियो के मेरे भाई तुरंत 2 दिन 3 दिन के बाद में एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, जहाँ पर हम आपको ये पूरी तरीके से बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे कि पता है कि उत्तर प्रदेश वाले बच्चे जो हैं मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस बार। इतना पद, फायर ऑफिसर का इतना पोस्ट है और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का मेरे भाई यहाँ पर इतना पद है। जब सारे पदों को लगभग जोड़ा जाता है तो ये हमारा 4543 के करीब में निकल करके आता है। अगर हम बात करें तो इतने जो पद हैं लगभग हमारे मेरे भाई निकल करके आते हैं। अब चूंकि पद ज़्यादा हैं तो लोगों का लालच भी बढ़ता है, और बढ़े क्यों नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आज के समय जो बेरोजगारी है यहाँ पे, उसमें अगर कोई बच्चा योग्यता रख रहा है तो उसको तो बिल्कुल भरना चाहिए। अब अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो जो पोस्ट है मेरे भाई वो कौन सा है, तो ये जो पोस्ट है ये हमारा उत्तर प्रदेश में दरोगा का पद भी इसे कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर का पद कहा जाता है। इसकी जो भर्ती होती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में होती है। ये यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट है जो कि नॉन गैजेटेड है, और साथ में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ये नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लोगों के मन में ये होता है कि उत्तर प्रदेश दरोगा यानी यूपीएसआई का मेरे भाई जो सैलरी है वो कितना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले सैलरी बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर में मैंने बहुत रिसर्च किया, पीपीटी बनाने पे मैंने बहुत जानकारी इकट्ठा की, और शायद ही कोई ऐसा सोर्स है जिसको मैंने मेरे भाई यहाँ पर छोड़ा हो या नेग्लेक्ट किया हो। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूपीएसआई ऑफिसर्स को 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, और साफ लिखा गया है कि यूपीएसआई ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू एन एक्स्ट्रा मंथ सैलरी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इफेक्टिवली रिसीविंग डबल सैलरी इन मार्च। असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ऐसे नौकरियां होती हैं जो रिस्की होती हैं, जैसे आर्मी की हो गई, सीबीआई की हो गई, तो इनमें 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी दी जाती है, और वही काम यूपीएसआई में भी होता है। मार्च में डबल सैलरी बन करके आती है। अगर हम इनके सैलरी की बात करें तो देखो, जो इनका पे बैंड है वो लगभग हमारा इतने के करीब में है। ग्रेड पे हमारा 4200 का नौकरी है, लेवल 6 का जॉब है। उसके बाद में एंट्री पे हमारा इतना है, बेसिक पे हमारा 35,400 है। अगर हम इसमें मेरे भाई ढंग से देखें तो डियरेंस अलाउंस हमारा लगभग 15,620, मतलब महंगाई भत्ता हो गया। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस यानी रहने का जो हमारा जाता है वो 2,000 से 6,000। ये ट्रैवल अलाउंस है, बाकी सारी चीज़ें, एनपीए आपका कट जाता है, प्रोविडेंट फंड आपका कट जाता है, और लगभग आपके हाथ में 51,000 रुपए के करीब में इतनी की सैलरी आपके हाथ में मिलती है। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी हो जाती है। पावर की तो आप जानते हैं मेरे भाई, इसमें कोई सीमा नहीं है, और ये वो सैलरी है जो आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा आ रही है। जो आपकी पहचान बनती है, जो आपका पद बनता है, जो आपका ऑरा बनता है, ये तो मेरे भाई एक अलग ही बात है। ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो इसका एकदम वेट कर रहे होते हैं यहाँ पर कि हम इसका फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनको हम एक बता दें कि इसमें एक आयु सीमा भी रखी गई है, और आयु सीमा जनरल में 18 से 28 वर्ष के लोग भर सकते हैं, ओबीसी में 18 से 33 साल के लोग भर सकते हैं, एससी में 18 से 33, और एसटी में मेरे भाई 18 से 33। अभी चूंकि फॉर्म नहीं आया है तो आयु सीमा कब से काउंट किया जाएगा ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद में इसमें वो चीज़ें एडिशनल हो जाएंगी। ठीक, अगर हम आगे बात करें मेरे भाई चयन प्रक्रिया को लेकर के, तो इसका चयन प्रक्रिया बहुत ही अपने आप में एक साधारण है। ऐसा नहीं है 2 बार 3 बार पेपर लिए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेज नंबर 1 में, तो एक बच्चों आपका लिखित परीक्षा होता है ऑनलाइन में। लिखित मतलब लिखना नहीं है, 160 सवाल आपके पूछे जाते हैं, और मेरे भाई उसी के आधार पर कट ऑफ बनती है। ठीक है, फिर उसको पड़ाव आप करते हैं तो फिर आप पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक मापन परीक्षण में जाते हैं। आपका मेरे भाई फिजिकल मेजरमेंट होता है। जब आप उसको पार करते हैं तो फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, और जब आप इसको पास कर लेते हैं तो फाइनली आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा होता है। ये 4 प्रक्रिया के माध्यम से मेरे भाई फाइनली आप यूपी में दरोगा तैनात हो जाते हैं। ठीक, अब जो ये पेपर है सबसे बड़ा तो यही है,
बाकी दोनों चीज़ें तो वो तो हम आपको बताएंगे ही, महिलाओं के लिए क्या रहेगा, पुरुषों के लिए क्या रहेगा। लेकिन ये जो पेपर, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने घंटा मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये तमाम तरह की बातें हम आपको एक एक करके सबसे पहले बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो परीक्षा होती है ये ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं है, गोला भरने वाला पेपर नहीं है। इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पूरा पूरा आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर आपके 160 सवाल पूछे जाते हैं, हर एक सवाल 2.5 नंबर का होता है। इसी वजह से पूरा पूरा पेपर जो होता है वो 400 प्लस का मेरे भाई हो रहा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, आप इस बात को मान के चलें। ठीक है, तो जितने तुक्के चाहे आप उतने लगा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा बात का आपको ध्यान है वो रखना है। और वो यहाँ पर क्या है कि मेरे भाई, इसमें प्रत्येक विषय में कम से कम आपको 35% अंक और कुल मिलाकर के 40% अंक जो है वो आवश्यक है लाना। अगर आप यहाँ पर इसमें फेल हो जाते हैं तो आप मेरे भाई अगले पड़ाव में पार नहीं कर पाएंगे। जैसे सीडीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ है। और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपको 35% अंक जो है वो हासिल करना ही करना है। अभी आगे चल के इनका डिटेल मेरे भाई सिलेबस हम बताएंगे कि इनमें क्या पढ़ाई करना होता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, क्या छोड़ करके जाना होता है, किससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये तमाम बातें जो है हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये हमारे टोटल कितने पड़ाव थे, 3 पड़ाव। 3 पड़ाव में पहला पड़ाव में आप जान लीजिए 4 पेपर है, 40-40 नंबर के, 140-40 सवाल के। ठीक है, 100 मतलब 60 सवाल पूछे जाते हैं, 400 नंबर का पेपर हो जाता है। जब इसको आप पार करते हैं तो फिर आप दूसरे में आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है मेरे भाई, इसके लिए पुरुषों का अलग मापक होता है, महिलाओं का अलग होता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो आप सामान्य कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर आप एसटी से हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। साथ में जो आपका सीने का मापन है, चाहे सामान्य से हैं, ओबीसी हैं, एससी है, मेरे भाई 79 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और अगर आप एसटी से हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर की फुलाव आवश्यक है। महिलाओं में क्या होता है, सिर्फ ऊंचाई की ज़रूरत है और वजन की ज़रूरत है। यहाँ सीमा मापन जो होता है वो नहीं होता है। ऊंचाई कितनी चाहिए, तो सामान्य हो, ओबीसी हो या एसटी हो, एससी हो, आपकी जो हाइट है वो 152 और एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा वजन का ध्यान रखा गया कि कम से कम जो है 40 किलो जो वजन है वो ज़रूर होना चाहिए। तो भाग 1 आपकी लिखित परीक्षा हो जाती है, भाग 2 जो होता है वो आपका पीएसटी हो जाता है। अब उसके बाद में जो तीसरा भाग आता है वो पीईटी होता है, यानी आसान भाषा में आप इसे दौड़ कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए, पुरुषों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीईटी में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो 28 मिनट में आपको पूरा करना होता है। चाहे आप चल के भागें, दौड़ के भागें या जैसे भी करें, आपको इतना दौड़ लगाना है। और महिलाओं के लिए मेरे भाई 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो 16 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर पूरा करना होता है। इसलिए मैंने कहा इसकी चयन प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इसकी तैयारी आसान नहीं है, ये कंपटीशन आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जी जान लगाना पड़ता है। ठीक, अब इसमें अगर आप सोचे कि सर देखिए, सबसे पहले पहला पड़ाव पार करेंगे तभी तो दूसरे में आएंगे, फिर तीसरे में आएंगे, तो जो ये पहला पड़ाव जिसमें 160 सवाल है, 400 नंबर का ये पेपर है, तो इनमें कितना स्कोर करना पड़ता होगा। तो मैंने 2 साल का यहाँ पर कट ऑफ जो है वो लगा दिया है। एक पेपर 2017 का हुआ था उसका, और एक 2021 का हुआ था उसका। अगर हम यहाँ पर चले और यूआर कैटेगरी में चले, तो 2017 में यूआर की जो मेरे भाई कट ऑफ गई थी वो 252 गई थी, और 2021 में जो कट ऑफ गया था वो 316 गया था। कारण ये था कि इसका पेपर थोड़ा टफ था और इसका पेपर जो था मेरे भाई थोड़ा सा आसान था। वैसे ही अगर हम महिलाओं में चले जाएं तो उस समय यूआर की कट ऑफ 224 थी, और यहाँ पर जो है इस समय मेरे भाई 296 थी। ऐसे ही उस समय ईडब्ल्यूएस का कोई कैटेगरी नहीं था, तो 17 का हमारा डेटा नहीं मिल सकता। उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई ही नहीं थी, 21 में आई थी, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका अपना कट ऑफ है। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 17 में ओबीसी का कट ऑफ 230 था और 21 में ये 305 हो गया। 17 में महिलाओं का 217 था तो 285 हो गया। अलग अलग कैटेगरी का हमने यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। इससे एक अंदाजा आपको मिल सकता है कि कितना स्कोर आप करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। आप अगर इस बार के पेपर या इस बार का अगर आप भर्ती जो देख रहे हैं, आप इस बार के लिए अगर मेरे से सेफ स्कोर शुरू से पूछ करके चलें, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोशिश करिए कि आपके 320 325 आए, और इतने नंबर इसीलिए ताकि आपका सिलेक्शन कोई भी दूसरा व्यक्ति ना रोक पाए। इतने में आप अपने आप में एक कंफर्म सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी लेकर के चलें। शुरू में आपके इतने नहीं आएंगे, मॉक जब आप देंगे तो आपके 220 230 240
से करके शुरुआत होगा आपका स्कोर, लेकिन एक वक्त आएगा जहाँ पर आपके 300 प्लस स्कोर आने लगे तो समझ लीजिएगा कि आप एकदम सही ट्रैक पर हैं और बढ़िया जा रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है मेरे भाई सिलेबस। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, एक है आपका मैथ, दूसरा है आपका रीजनिंग, तीसरा है आपका मूल विधि संविधान, चौथा आपका मेरे भाई हिंदी। अब अगर हम इसमें देखें यहाँ पर तो मेरे भाई जो है उनके सब्जेक्ट क्या हैं। 40 सवाल आपके सामान्य हिंदी से आते हैं और इस सामान्य हिंदी में यहाँ पर ये मेरे भाई सारे के सारे टॉपिक हैं जिससे सवाल पूछा जाता है। तत्सम तद्भव से, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, लोकोक्तियाँ और मुहावरे से, संधि समास, वाक्य शुद्धि से, अनेकार्थी शब्द, वाक्य विन्यास और अपठित गद्यांश यानी कॉम्प्रिहेंशन जो आपका रहता है। मतलब जो चीज़ें इंग्लिश में पूछी जाती हैं साइन एंटो, तो यहाँ पर मेरे भाई बस अनुलोम कह रहे हैं, विलोम शब्द यहाँ पूछ लिए जाएंगे या पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा। वहाँ कॉम्प्रिहेंशन रहता है तो यहाँ गद्यांश रहता है, इस तरीके से करके। ठीक है, और ये बढ़िया मौका हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनका अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है। तो ये 40 सवाल का आपका ये भाग हो गया। एक जो हम डिटेल वीडियो स्ट्रेटजी के लेकर के आएंगे वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसके लिए बढ़िया टीचर कौन से हैं, किनकी वीडियोस आप देख सकते हैं और इसके लिए बढ़िया किताब कौन सी है। लेकिन चूंकि एक जानकारी की वीडियो है मेरे भाई, यहाँ पर रणनीति की वीडियो नहीं है, तो इसीलिए अभी सिर्फ एक सामान्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक, दूसरा जो होता है मेरे भाई पेपर होता है वो होता है मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान, आप दोनों को मिला करके कह सकते हैं। और इसके मेरे भाई 40 सवाल आते हैं। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर तो जो हमारा सिलेबस है वो भारतीय संविधान से मेरे भाई काफ़ी ज़रा जो है वो प्रेरित है। और इसमें मेरे भाई संविधान से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए, ठीक है, और मतलब संविधान के अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ये तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि स्पेशल मेंशन किया गया है मूल विधि संविधान। लोगों को लगता है कि ये जीएस का पेपर होगा, करंट अफेयर होगा, बात खत्म। नहीं मेरे भाई, इस लाइन का अपने आप में बहुत गहरा महत्व है और आपको यहाँ संविधान का थोड़ी अच्छा जानकारी प्राप्त करके जाना होगा। ठीक है, जैसे कि मानव अधिकार, भारत और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गए और तमाम बातें। इसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी स्ट्रेटजी की वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तीसरा जो पेपर होता है वो होता है आपका गणित का। और गणित में मेरे भाई अगर हम आपको बताएं तो ये पूर्ण तरीके से हमने सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर रख दिया है, लिख दिया है, आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ग्राफ और टेबल और मेंसुरेशन, ये सारे के सारे मेरे भाई आपके टॉपिक हैं जो आते हैं। ठीक है, और इनमें यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक में कितना वेटेज होगा, क्या सा होगा, कितने क्वेश्चंस आए थे, ये तमाम तरह की सारी बातें हमने जो अभी यूपीएसआई की किताब निकाली है हमने उसके अंदर में ही बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है। और जो बैच की अभी हमने वीडियो डाली थी मेरे भाई, हमने उसमें भी बहुत अच्छे से बताया है। बाकी डिटेल में स्ट्रेटजी वीडियो में हम इसको भी बताएंगे। ठीक है, चौथा जो विषय है आपका वो है आपका रीजनिंग का। और रीजनिंग में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है आपके सारे सब्जेक्ट या सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, आंकड़ों की व्याख्या। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था, सिलोगिज्म, और ये सारे टॉपिक आपके हो गए। अगर हम इन चारों की मेरे भाई बात करें यहाँ पर तो देखिए 160 सवाल, 400 नंबर, ये बना सकता है आपको दरोगा। लेकिन इनके लिए कुछ बातों का मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है कि यूपीएसआई परीक्षा में निश्चित सफलता जो है वो आपको कैसे मिलेगी। तो निश्चित सफलता पाने के लिए मेरे भाई आपको अपने सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना होगा। आपको एक अपनी पकड़ होनी होगी। ऐसा ना हो मेरे भाई कि आप गधा मजदूरी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर जो है पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। आपको पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि एग्जामिनर ने मेरे भाई यहाँ पर क्या सिलेबस दिया है और मुझे उनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो सटीक में पूछना है। बाकी एक वीडियो जो स्ट्रेटजी वाली है जब हम लाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में अपने स्तर पर जो करना है वो ये है कि पिछले वर्षों का मेरे भाई थोड़ा सा विश्लेषण करके जाइए, प्रीवियस ईयर के ऊपर में बढ़िया कमांड बनाइए, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करिए। इतनी बार अपनी पकड़ बना लीजिए कि कोई क्वेश्चन है तो शायद ही आपसे मेरे भाई वो छूट पाए। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो विभिन्न विषयों के स्तर और प्रश्नों की प्रकृति को समझें, नेचर समझने की कोशिश करें और उसके ऊपर में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मेरे भाई तौबा तौबा ना करें। ज़्यादा पढ़ना उचित नहीं है, लेकिन एक चीज़ को कई बार पढ़ना वो बहुत मायने रखता है। आप किसी भी टॉपर की अगर स्ट्रेटजी की वीडियो देखेंगे, एक ही बात आपको समझ में आएगा कि भाई अपने सिलेबस पर कमांड बनाओ, अपना टेबल थोड़ा हल्का रखो, दिमाग थोड़ा हल्का रखो और चीज़ों को ज़्यादा
से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करो, ताकि वो तुम्हें सफलता मेरे भाई दिला पाएँ। इस बात का ध्यान रखो। साथ में अपना एक बहुत बढ़िया रणनीति बनाने की ज़रूरत है। देखिए पीछे कितना वक़्त गया, क्या बर्बाद हुआ, कौन से पेपर में आप विफल हो गए हैं, किसमें 2 नंबर से रह गए, अब वो गुणगान गाने का समय नहीं है। अब लोगों के आगे वो ढिंढोरा पीटने का समय नहीं है। चंद महीने हैं आपके पास में, उस चंद महीनों में अपने आप को समेटिए, जो जानकारी मेरे भाई सीमित है उसको रखिए और अपना एक रूटीन बना कर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा से आपके सामने नहीं आने वाला है। बहुत समय से ये क्योस लगाया जा रहा था कि यूपीएसआई की भर्ती आएगी, लेकिन वो आ नहीं रही थी। फाइनली अब भर्ती बोर्ड ने मेरे भाई अपने ट्विटर पर दे दिया, तो ये जानकारी हो गई और अब ये भर्ती आएगी ही आएगी। ठीक है, इसके एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो एडिशनल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखो इसमें वेतन का जो छुट्टियां होती हैं लगभग, तो वो है कि एक साल के अंदर में 31 दिनों का मेरे भाई यहाँ पर आपको छुट्टी मिलता है। पूरे साल में 31 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा। ठीक है, जो बाकी नॉर्मल डेज हॉलीडेज होते हैं उससे अलग। ठीक है, उसके बाद में मैटरनिटी लीव जो होता है वो अलग होता है, मतलब अगर कोई महिला है, दरोगा बन रही है, वो माँ बनने वाली है, तो उसकी जो छुट्टियां रहेंगी वो अलग रहेंगी, और वो भी विशेष परिस्थितियों में भी प्रदान की जाती है। उसके बारे में भी एक अलग क्लॉज है। नौकरी की जो सुरक्षा है मेरे भाई वो ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर मनमाने, मतलब यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप, जॉब की सिक्योरिटी है, इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आई और आपका मेरे भाई हटा देगी नौकरी से, ऐसा नहीं है। तबादले होते रहते हैं आपस में, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के अधीन में ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी तो मेरे भाई सेवानिवृत्ति का जो लाभ है, जो पेंशन की योजनाएं हैं, वो तो मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना मेरे भाई, वो होता है प्रमोशन। यकीन मानो इतना मतलब ज़बरदस्त है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप प्रमोशन का पूरा पूरा देखोगे तो मेरे भाई आप सब इंस्पेक्टर के मिनिमम जो पेमेंट 35,000 से शुरू होता है, और जो मैक्सिमम जाता है वो 1.25 लाख के करीब में आपका ये पेमेंट जा रहा होता है। शुरू में जब आपकी ट्रेनिंग होती है ना, तो आपको यहाँ 35,000 के करीब में आपका जो है सैलरी मिलता है, और ट्रेनिंग जो होता है वो पूरा पूरा 1 वर्ष का होता है। ट्रेनिंग होने के बाद में आप मेरे भाई यहाँ पर ज्वाइनिंग के 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आप दरोगा बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पेपर निकाला और सब इंस्पेक्टर बन गए, बिल्कुल भी नहीं। पहले आप ट्रेनिंग मोड पे रहेंगे। ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर होंगे वो आपके सीनियर कहलाएंगे। जब 1 साल का हो जाएगा तब उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको मेरे भाई 7 से 10 साल का इंतजार करना पड़ता है, सेवा देनी पड़ती है, और इतना वक्त आपका मेरे भाई लगता ही लगता है। इंस्पेक्टर के बाद जो दूसरी पदोन्नति होती है वो सीओ या डीएसपी के पद पर होती है, सर्कल। ठीक है, और ये 16 से 18 साल के बाद में मेरे भाई हो पाता है। उसके बाद जो तीसरा आपका मेरे भाई पदोन्नति होता है वो एएसपी के पोस्ट पे होता है, और वो 25 से 28 साल के बाद में, मतलब ऐसा नहीं कि इसके 25 साल के बाद में, नहीं, मतलब ओवरऑल हम अगर बात करें तो 25 से 28 साल के बाद में। और अंतिम जो जाता है वो मेरे भाई एसपी तक जाता है, और वो बेहद खास मामलों में। दो जगह पर, मतलब दो तरीके से आप एसपी बन सकते हैं। एक तो बहुत कम उम्र में ज्वाइनिंग की हो तो, और दूसरा आपके लिंक्स काफ़ी तगड़े हो तो मेरे भाई। आप सोचिए, तो आप सिर्फ यहाँ सोच करके बैठे होते हैं। आज अगर मैं आपको तैयारी का जो ये बता रहा हूँ कि ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो आपके मन में ये फिट है कि दरोगा बन रहे हैं। अरे कभी ये क्यों नहीं सोचते यार कि आज से 30 साल के बाद में, 25 साल के बाद में भाई तुम यहाँ पर जो है एएसपी के पद तक चले जाओगे। एक एएसपी का पावर समझते भी हो कितना होता है? पूरा का पूरा जिला उसके कंट्रोल में होता है। कितना बड़ा पावर होता है, जब चाहे जहाँ चाहे मेरे भाई जो कर सकता है वहाँ पे, अपने मतलब ताकत के अधीन में। तो कभी भी है ना तैयारी करो तो ये सोच करके मत करो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। आप उसके सबसे ऊपरे पोस्ट को लेकर के सोचो कि यार मैं वहां तक जा सकता हूँ। और वहां तक के लिए कितने वक्त है आपके पास में? मात्र 5 महीने, 6 महीने। इतना वक्त के अंदर में आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करके आपको अपने आप को उस मुकाम तक लेकर के जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि जो दूसरी वीडियो आएगी वो और खतरनाक होगी। ठीक है, स्ट्रेटजी को लेकर के होगी, और बढ़िया तरीके से बताएंगे। देखो कौन से पेपर से कब कितना सवाल पूछा गया था, कैसे पढ़ना है, कौन टीचर बेस्ट है, और यहाँ किसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी, अगर आपको हमारी जानकारी से सेटिस्फैक्शन मिला हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।